प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड की कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। और ये हमारा चैप्टर 9 है और इसका नाम है ईंधन हमारी ज़रूरत। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने पाठ को। आप अपने घर में भोजन बनते देखा होगा, पानी गर्म करते देखते होंगे। विभिन्न प्रकार की मशीनें जैसे गेहूं पीसने वाली मशीन से लेकर ईंट पकाने वाली भट्टी या गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग जब उसे पकाते हैं, वहाँ भी ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। ठंड के दिनों में आप अपनी दादी माँ को आग तापते देखते होंगे। हर एक जलने वाला पदार्थ जो जलकर ऊष्मा देता है उसे ईंधन कहते हैं। इस तरह आप अपने आसपास पाए जाने वाले ईंधन की एक सूची बनाइए। आपकी सूची में गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी इत्यादि हो सकते हैं। इन पदार्थों में देखें कौन पदार्थ जलता है और कौन नहीं जलता है। यहाँ पे क्रियाकलाप है, उसको हम लोगों ने स्किप कर दिया है। नेक्स्ट ये क्रियाकलाप का ही पार्ट है। यहाँ पर ईंधन का वर्गीकरण। उपयुक्त सूची में हम देखते हैं कि सभी ईंधन एक जैसा नहीं है, अतः ईंधन का वर्गीकरण इस प्रकार करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक ईंधन लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम इत्यादि। द्वितीयक ईंधन चारकोल, कोक, रसोई गैस इत्यादि। और भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस के रूप में लकड़ी और कोयला है, द्रव के रूप में पेट्रोलियम है और गैस प्राकृतिक गैस। कुछ बर्तन यहाँ पे भी क्रियाकलाप दिया गया है, उसको हम लोगों ने स्किप कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कोयले की कहानी को। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़, भूकंप इत्यादि जैसे प्राकृतिक क्रियाओं के कारण ये वन मिट्टी के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मिट्टी जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में अवसादी सैलों की परतों के बीच में मृत वनस्पति ऊतक भी सुरक्षित रहा। निरंतर और धीरे धीरे दबाव पड़ने के कारण पौधे पीट में बदल गए और फिर लिग्नाइट और उसके बाद कोयले में बदल गए। पीट और लिग्नाइट दोनों ही अच्छे किस्म के ईंधन नहीं होते, क्योंकि जलने से इनमें बहुत अधिक धुआं निकलता है, जैसा कि लकड़ी के जलने से निकलता है। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तनों को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयला वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। यदि कोयला को वायु में गर्म करते हैं तो क्या होगा? वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाई गैस उत्पन्न करता है। कोयला गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा ऊर्जा। उद्योग में कोयले में विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा कौन कौन से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं? कोक। कोयला को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोक प्राप्त होता है। यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार। दूसरी परख नली में जमा भूरे काले गाढ़ा द्रव को कोलतार कहते हैं। इसका गंध अप्रिय होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। मांस एवं अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। क्या आप जानते हैं आजकल पक्की सड़क के निर्माण में कोलतार के स्थान पर कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है? आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। कोयला गैस। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक
बनाते समय चित्र में दूसरी परख नली से कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। क्या आप जानते हैं कि कोयला गैस का उपयोग प्रथम कहाँ किया गया था? लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम। अपने आसपास के वैसे मोटर वाहनों की सूची तैयार कीजिए जो पेट्रोलियम पदार्थ से चलते हैं। मोटर वाहन में प्रयुक्त ईंधन जैसे डीजल एवं पेट्रोल प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? तेल की खोज में विज्ञान किस प्रकार सहायता करता है? हम जानते हैं कि मिट्टी की नई परतें पुरानी परतों के ऊपर जमती चली जाती है। इस प्रकार परतों में वृक्ष और मरे हुए जीव भी दब जाते हैं। इन मृत जीवों पर दबाव और ताप का प्रभाव पड़ता है। मरे हुए समुद्री प्राणी भी समुद्र की तली में जमा हो जाते हैं। मिट्टी और रेत भी समुद्र की तली में बैठ जाते हैं। इस प्रकार मृत समुद्री प्राणियों की परतें और जैव तलछट के साथ दाब आदि है, इन पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। धीरे धीरे लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप, उच्च दाब में प्राणियों के मृत शरीर पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। यहाँ पे चित्र के माध्यम से हमें समझाया गया जल, तेल और गैस ऊपर खोद के निकाला जाता है। आप जान गए कि मृत समुद्री जीवों और पौधों में बहुत मंद भूवैज्ञानिक प्रक्रमों द्वारा पेट्रोलियम बनता है। हो सकता है कि वे शैल जो कभी समुद्र की तलहटियों में रहे हो, अब पहाड़ों, रेगिस्तानों या मैदानों में बदल चुकी हो। तेल खोजने वाला भूवैज्ञानिक इसीलिए पहाड़, रेगिस्तान, मैदान या समुद्र की तलहटी में तेल की खोज करने के लिए जाता है। चित्र 9.6 में आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत से ऊपर है। जल की परत से ऊपर है तेल, गैस की परत। तेल वहाँ उत्पन्न हुआ जहाँ की कभी समुद्र शैल थे। चूँकि तेल भीतर मिलने वाले अन्य सभी पदार्थों से हल्का होता है, इसलिए वह धीरे धीरे ऊपर आ गया। केवल कुछ प्रकार के शैलों में अर्थात सरंध्र शैलों में ही इस प्रकार ऊपर आने दिए। पेट्रोलियम का परिष्करण। तेल के कुएं से जो तेल निकलता है वह कच्चा तेल या पेट्रोलियम होता है। यह गहरे रंग का तेलीय द्रव है जिसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठकों के मिश्रण होते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने की प्रक्रिया परिष्करण कहलाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों की क्वथनांक अलग अलग होती है, अतः पेट्रोलियम का परिष्करण प्रभाजी आसवन विधि से करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया हीटेड क्रूड ऑयल पेट्रोल 340 डिग्री पे तो रोड बनता है, 260 डिग्री पे तो डीजल, 180 डिग्री पे तो केरोसिन, 110 डिग्री पे तो नेफ्थलीन और 40 डिग्री पे तो पेट्रोल और रिफाइनरी गैस। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग। पेट्रोलियम के संगठक। द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस एलपीजी और घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में पेट्रोल, मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक। नेक्स्ट है नंबर 3 किरोसिन मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन। डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन। और स्नेहक तेल मतलब स्नेहक और पैराफिन मोम मतलब मलहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में। और बिटुमेन पेंट एवं सड़क निर्माण में। हमारे देश में तेल कहाँ कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? हमारे देश में तेल पैदा करने वाले क्षेत्र असम, माहौर, कटिया, मोराम, गुजरात, अंकलेश्वर, मुंबई हाई समुद्र में और जगह तेल की खोज की जा रही है। बिहार में तेल शोधक कारखाने कहाँ हैं?
बिहार में बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। भारत में तेल शोधक कारखाना कहाँ कहाँ है? परिचय। बरौनी तेल शोधक कारखाना। बरौनी तेल शोधक कारखाना का निर्माण रूस एवं रोमानिया देश के सहयोग से 1964 ईस्वी में किया गया, जिसकी क्षमता 1965 ईस्वी में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी। बाद में इसकी क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाई गई। प्रारंभ में कच्चे तेल की आपूर्ति असम से होती थी। बाद में उत्तर पूर्व में अन्य तेल शोधक स्थापित हो जाने पर कच्चे तेल की आपूर्ति अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व के देशों से हल्दिया द्वारा पाइपलाइन से होने लगी। इस कच्चे तेल से एलपीजी, नेफ्था, डीजल, पेट्रोल, कोल tar आदि इत्यादि अलग किए जाते हैं तथा ज़रूरत के अनुसार यहाँ से अन्य स्थानों पर आपूर्ति की जाती है। पाइपलाइन द्वारा बरौनी से पटना, मुगलसराय, इलाहाबाद, कानपुर तक आपूर्ति की जाती है। पटना से दक्षिण बिहार के लगभग सभी पेट्रोल पंप पर टैंक लॉरी द्वारा आपूर्ति की जाती है तथा उत्तर बिहार के लगभग सभी पेट्रोल पंप पर बरौनी से आपूर्ति की जाती है, जहाँ से पेट्रोल पंप सामान्य डीजल, HSD यानी कि हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, MS, मोटर स्प्रिट इत्यादि बेचते हैं। इसी प्रकार एलपीजी के लिए भी अलग अलग स्थानों पर बॉटलिंग प्लांट बना हुआ है, जैसे आरा के नज़दीक, गीधा में, पूर्णिया में। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। बड़ौदा, गुजरात और दिल्ली के कुछ भाग में इस प्रकार के पाइपों द्वारा गैस उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राकृतिक गैसों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। क्रियाकलाप 7। हमने देखा कि हमारे प्राकृतिक संसाधन सीमित रहने के कारण समाप्त हो सकते हैं। मृत के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन पदार्थों का जलना वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। क्या जीवाश्म ईंधन के अलावा हम किसी स्रोत से ईंधन प्राप्त कर सकते हैं? सूर्य का प्रकाश, वायु, जल से भी ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। ये संसाधन प्राकृतिक में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाली नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि हम सूर्य के प्रकाश, वायु और जल से प्राप्त ईंधन का उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में करने का प्रयास करें और प्रकृति से प्राप्त ईंधन जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप हमारी आने वाली पीढ़ी को ईंधन के लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। पर्यावरण बेहतर होने का, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति लोगों को ईंधन संरक्षण से संबंधित अनेक सलाह देती है, जैसे जहाँ तक संभव हो गाड़ी सामान और मध्यम गति से चलाइए, यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, टायरों का दाब सही रखिए, गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए, रसोई गैस स्टोव जलाइए, जब खाना बनाने के सभी सामान एकत्रित कर लीजिए, जहाँ तक संभव हो प्रेशर कुकर का प्रयोग कीजिए, रसोई गैस स्टोव जलाने के लिए माचिस का प्रयोग कीजिए और आवश्यकता रहने पर ही विद्युत बल्ब एवं अन्य उपकरणों का प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट है ईंधन का अर्थ होता है फ्यूल
और प्राथमिक ईंधन यानी कि प्राइमरी फ्यूल, जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल, कोल tar यानी कि कोलार, प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिल्यूशन और परिष्करण यानी कि रिफाइनिंग, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और कोयला यानी कि कोल, द्वितीयक ईंधन यानी कि सेकेंडरी फ्यूल, और कोक और कोयला गैस यानी कि कोल गैस। हमने क्या सीखा? कोई भी पदार्थ जो जलने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन करता है ईंधन कहलाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले ईंधन को प्राथमिक ईंधन कहते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। वैसे ईंधन जो प्राथमिक ईंधन से प्राप्त किए जाते हैं उसे द्वितीयक ईंधन कहते हैं, जैसे कोक, कोयला, गैस इत्यादि। कोयला से कोक, कोल tar और कोयला गैस प्राप्त करते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। इसका निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला संसाधन है। पेट्रोलियम का परिष्करण प्रभाजी आसवन विधि से किया जाता है। इसके उत्पाद के रूप में पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। सूर्य का प्रकाश, वायु एवं जल अक्षय ऊर्जा स्रोत है। कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित है, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।